गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आशा और विश्वास है स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और ध्यानपूर्वक पढ़ रहे होंगे। आइए, पुनः मैं जिनेश्वर कुमार आप सभी को इस YouTube परिवार में स्वागत करते हैं और चलते हैं हम लोग अगले सेशन की ओर, जिस सेशन में हम लोग देखेंगे आज धातु और धातु के बारे में। ऐसे पिछले क्लास में तो हम लोग पढ़ चुके थे धातु के जो रासायनिक गुण पढ़ रहे थे। दो रासायनिक गुण पढ़े थे, एक वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया, दूसरा पढ़े थे हम लोग कि जल से अभिक्रिया। दोनों अभिक्रिया के बारे में पढ़ लिए थे। किसी भी व्यक्ति ने, किसी भी प्रकार के कोई भी स्टूडेंट मैसेज नहीं किए हैं, मतलब सभी लोग को, आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, जैसे कि रासायनिक गुण में कुछ और गुण हम लोग देखेंगे। ठीक है, रासायनिक गुण में हम लोग कुछ और गुण को देखेंगे। चलिए, सेशन को आगे बढ़ाने से पहले पुनः आपसे नम्र निवेदन है कि अगर आप इस YouTube परिवार से नए हैं, नहीं जुड़ पाए हैं और आप वीडियो को देख रहे हैं, तो तुरंत सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को क्या करें, ऑन करें, ताकि सभी प्रकार के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर पुराना है चला, आप इससे जुड़ चुके हैं, तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। और आपसे भी नम्र निवेदन है कि आप इस जो सेशन चल रहा है, इस सेशन को, जिस सेशन को आप देख रहे हैं, उस सेशन को शेयर करें और लाइक भी करें, ताकि सिर्फ अकेले ही अपने आप को ही ग्रो नहीं करना है और किसी को भी बतलाना है कि मैट्रिक का क्लास, फुल क्लास, पूरा मतलब होल साइंस आपको फ्री में दिया जा रहा है। और आप पढ़ के इसको अध्ययन करके, अगर अच्छी तरह से अध्ययन करते हैं, जितना हम बतला रहे हैं उतना आप कर रहे हैं, तो आप अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। लगभग हम आशा रखे हैं 90% आपको मार्क्स मिल सकता है। ठीक है, तो इसी जुनून और इसी जज्बा के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का धातु के रासायनिक गुण। धातु के रासायनिक गुण। ठीक है, तो धातु के रासायनिक गुण में दो गुण हम लोग पढ़ चुके थे। अब तीसरा गुण देखना था कि धातु अम्ल से अभिक्रिया। तीसरा गुण था चला धातु का अम्लों से अभिक्रिया। धातु का अम्लों से अभिक्रिया। धातु अम्ल से अभिक्रिया किस तरह से करते हैं, अगर करता है तो कौन सा गैस निकलता है। जब एनसीईआरटी बुक पढ़िएगा आप, तो वहाँ पे एक्टिविटी दिया हुआ है 1.10 एक्टिविटी है। उसमें बतलाया गया है, कुछ एक्टिविटी करने के लिए बतलाया गया है। उस एक्टिविटी को आप पढ़ के ध्यान में ला सकते हैं, समझ सकते हैं। फिर भी हम यहाँ पर समझा रहे हैं कि किसी भी धातु को अगर अम्ल के साथ अभिक्रिया कराते हैं तो उसमें हाइड्रोजन गैस का निर्माण होता है। ठीक है, अर्थात कहने का अर्थ क्या है, कोई अम्ल है जैसे HCl है, उसमें किसी धातु को अगर डाल देते हैं तो उस अम्ल में देखिए कुछ बबल्स दिखाई देते हैं। उस बबल्स को कौन सा गैस कहते हैं, वह गैस कौन है चला, हाइड्रोजन गैस उपस्थित रहता है। ठीक है, कौन सा गैस, हाइड्रोजन गैस उपस्थित रहता है। ठीक, लेकिन यह भी माना जाता है कि प्रायः अधिकांशतः धातु, एक मिनट, चलिए बतला रहे थे हम कि कुछ ऐसे धातु हैं जो प्रायः अम्लों से अभिक्रिया नहीं करते हैं, लेकिन कुछ धातु हैं जो क्या करता है, अम्ल से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। लेकिन यहाँ पे एक अम्ल है HNO3। इस HNO3 से भी अभिक्रिया करके कुछ धातु हैं जो हाइड्रोजन गैस का निर्माण नहीं करता है। लेकिन इसमें भी एक ऐसा तत्व है, एक ऐसा धातु है जिसे मैग्नीशियम कहते हैं। यह मैग्नीशियम HNO3 से अभिक्रिया करके और क्या करता है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है।
ठीक है ना। तो इसमें तमाम टॉपिक है, पहले टॉपिक हम लोग देख लेते हैं क्या क्या ध्यान में बात रखना है कि अधिकांशतः धातु क्या अम्ल से अभिक्रिया कर, धातु जो है धातु अम्लों से अभिक्रिया कर क्या बनाता है, चला अभिक्रिया कर क्या बनेगा, लवण तथा H2 गैस का निर्माण करता है। जैसे मानते हैं कोई धातु है और धातु को अम्ल से अभिक्रिया करा दिए तो ये क्या करता है, यहाँ पे तो लवण बनाएगा और प्लस में हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। जैसे एग्जाम्पल देख दिया जाए, मैग्नीशियम है, अगर यह HCl से अभिक्रिया करता है तो ये क्या बनाएगा, MgCl2 और प्लस में H2 गैस का निर्माण करता है। बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, 2 लगा देंगे। तो यहाँ पे देख रहे हैं क्या, यह मैग्नीशियम क्लोराइड क्या हो गया, लवण हो गया, और यह क्या है, हाइड्रोजन गैस हो गया। ये क्या हो गया, हाइड्रोजन गैस हो गया। तो धातु जो होते हैं यह अभिक्रिया करके क्या बनाता है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करते हैं। कुछ धातु जो है अभिक्रिया नहीं करता, जैसे कि इसमें देख लेते हैं कि क्या है, मैग्नीशियम होगा, एल्युमिनियम होगा, जिंक होगा, आयरन होगा, सोडियम होगा, पोटेशियम होगा, ये सभी क्या करते हैं, अम्ल से अभिक्रिया करते हैं, अम्ल से अभिक्रिया करता है। ठीक है, लेकिन अगर चला कहा जाए कॉपर के बारे में देखा जाए तो कॉपर यह अम्ल से अभिक्रिया नहीं करता है। मतलब यहाँ पे अगर CHCl दे दिया जाए तो ये क्या करेगा, अधिक अभिक्रिया नहीं हो पाता है। ठीक है, कोई दिक्कत, किसी भी प्रकार कोई दिक्कत हो तो बोलो। इसका भी हम लोग रिएक्शन लिख सकते हैं। अब इसी के अनुसार से यहाँ पे इसका श्रेणी लिख लेते हैं, अम्लों से अभिक्रिया की श्रेणी, अम्लों से अभिक्रिया की श्रेणी, अभिक्रिया की श्रेणी मतलब किस तरह से अभिक्रिया करता है। तो सबसे ज़्यादा अभिक्रिया कौन करता है, मैग्नीशियम चला करेगा। कौन करेगा, मैग्नीशियम। इसके पहले थोड़ा सा सोडियम भी है, सोडियम, उसके बाद से मैग्नीशियम है, उसके बाद से जिंक है, उसके बाद से आयरन है, और उसके बाद से कॉपर है। मतलब इस तरह से अभिक्रिया करने की दर होता है। मतलब अम्ल से अभिक्रिया करने का सबसे अधिक क्षमता सोडियम पोटेशियम के पास, उसके बाद से मैग्नीशियम के पास, उसके बाद जिंक के पास, उसके बाद से आयरन के पास, उसके बाद से कॉपर। मतलब ऐसे होता है। अब देखते हैं कि कुछ ऐसे, जैसे कि मानते हैं अगर धातु है और क्या करें, HNO3 से अभिक्रिया करता है, किसे, HNO3 से अभिक्रिया करता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन गैस के स्थान पर जो हाइड्रोजन गैस बन रहा था, यह हाइड्रोजन गैस के स्थान पर NO2 गैस बनाता है। लवण तो बनेगा ही, मतलब या NO2 या NO गैस बनता है या N2O का निर्माण होता है। लेकिन एक ऐसा धातु है जो मैग्नीशियम धातु है, यह HNO3 से अभिक्रिया जब करता है MgNO3 का होल ट्वाइस और प्लस में H2 गैस का निर्माण करता है। क्या करता है, H2 गैस का निर्माण करता है। किसके टर्म में, इस मैग्नीशियम के टर्म में। चला, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाइड्रोजन गैस, जैसे कि HNO3 से प्राय जो सभी धातु क्या करता है, अगर अभिक्रिया करता है तो क्या नहीं बनाता है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण नहीं करता है। लेकिन यह मैग्नीशियम है जो HNO3 से अभिक्रिया कर क्या बनाता है, H2 गैस का निर्माण करता है, हाइड्रोजन गैस का निर्माण करता है। ठीक, कोई दिक्कत। चलिए, कोई दिक्कत है। अब देखिए थोड़ा सा एक चीज़ और देखेंगे कि अगर यह कोई धातु अम्ल से अभिक्रिया करता है तो यह क्या होता है जी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होता है। क्वेश्चन पूछ देता है कि अगर धातु जो है अम्ल से अभिक्रिया कर रहा है तो यह कौन सी अभिक्रिया है, तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। कौन सा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। कौन सी अभिक्रिया है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। मतलब ऊष्माक्षेपी के बारे में हम बतला चुके हैं आप लोगों को कि इसमें क्या निकलेगा, जो भी अभिक्रिया होगा इसमें से क्या निकलेगा, ऊष्मा निकलता है, हीट के रूप में ऊष्मा निकलता है, अर्थात उसे क्या कहते हैं हम लोग, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए यहाँ पे एक और कह सकते हैं, ये कौन सा अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया भी है। क्यों कि ये Mg क्या कर रहा है, इस हाइड्रोजन को हटा रहा है और अपना स्थान ग्रहण कर रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे विस्थापन अभिक्रिया भी हो रहा है। कौन सा अभिक्रिया हो रहा है, विस्थापन अभिक्रिया भी चला हो रहा है।
विस्थापन अभिक्रिया भी हो रहा है। ठीक है, तो विस्थापन के आधार पर यहाँ पर हम श्रेणी भी बता दिए कि सोडियम है, मैग्नीशियम है, जिंक है, आयरन है, कॉपर है, ये सभी क्या है, ये सभी क्या है, श्रेणी है, मतलब अम्ल से अभिक्रिया करने की श्रेणी है। चलिए आगे बढ़े हम लोग। अगला टॉपिक हम लोग को देखना है क्लोरीन से अभिक्रिया। कोई भी धातु है और क्लोरीन से अभिक्रिया देखा जाए तो क्लोराइड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? क्लोराइड का निर्माण करता है। अब किस तरह से क्लोराइड निर्माण करेगा, जैसे यहाँ पर देखते हैं क्या बना रहा है। कोई भी धातु है और यह क्लोरीन से अभिक्रिया कर रहा है चला, तो धातु क्लोराइड का निर्माण करता है। किसका? धातु क्लोराइड का निर्माण करता है। अब किस तरह से निर्माण करता है, जैसे मानते हैं एग्जाम्पल के तौर पर देखा जाए, सोडियम है और यह क्या है, क्लोरीन है। इसके बाह्यतम कक्ष में 2 8 1 इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यतम कक्ष में 2 8 7 इलेक्ट्रॉन, मतलब इसके बाह्यतम कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके बाह्यतम कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन। तो ये भी नोबेल गैस की तरह रहना चाहता है, ये भी नोबेल गैस की तरह रहना चाहता है। ठीक है, दोनों क्या है, नोबेल गैस की तरह रहना चाहता है। तो दोनों क्या करना पड़ेगा, या तो लॉस करे या वो ग्रहण करे। तो होता क्या है कि यह अपना इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देता है, और जैसे यह अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दिया तो इस पर एक प्लस चार्ज और इस पर क्या आता है, एक माइनस चार्ज। माइनस चार्ज और प्लस चार्ज क्यों आया? इलेक्ट्रॉन को देने से, दान करने से और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने से क्या चार्ज आ गया, धन आयन और ऋण आयन आता है। और इनके बीच यह धन आयन और ऋण आयन जैसे आते हैं तो इनके बीच आकर्षण कार्य करता है, आकर्षण बल कार्य करता है। और कौन सा आकर्षण बल? आयनिक आकर्षण बल। मतलब इस आयन के उपस्थिति के कारण कौन सा आकर्षण बल कार्य करता है, और यह क्या बनाता है, NaCl का निर्माण करता है। इनके बीच बंध का निर्माण जो होता है, आयनिक बंध का निर्माण होते हैं। और इस यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं, चला आयनिक यौगिक भी कहते हैं। बॉन्ड पढ़ाएंगे तो आप लोग को डिटेल्स में हम बतला देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो यह हो गया क्या, NaCl। अब इसी का नाम क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब देखिए क्लोरीन जो है, क्लोरीन के साथ अगर हाइड्रोजन की बात किया जाए तो हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया, तो हाइड्रोजन जो है चला यह अभिक्रिया नहीं कर पाता है। धातु जो होते हैं हाइड्रोजन से अभिक्रिया नहीं कर पाते हैं, लेकिन कुछ धातु है जो क्या करता है, हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हाइड्राइड का निर्माण करता है। जैसे देखिए हाइड्रोजन से अभिक्रिया क्यों नहीं करता है, पहले तो इसको समझ लेते हैं कि हाइड्रोजन से अभिक्रिया क्यों नहीं करता है। क्योंकि धातु का काम क्या है, इलेक्ट्रॉन देना। अगर यह इलेक्ट्रॉन धातु दे रहा है तो कोई ना कोई ग्रहण करने वाला चाहिए, मतलब इसका विपक्ष में कौन चाहिए, जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सके। लेकिन इस धातु के पास ऐसा कोई उपाय नहीं है, ये क्या करे, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर ले। ठीक है, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता इसके पास नहीं होता है, जिसके कारण यह धातु से अभिक्रिया नहीं करता है। ठीक है, धातु से अभिक्रिया नहीं करता है। लेकिन कुछ धातु हैं जो धातु से अभिक्रिया करके धातु हाइड्राइड का निर्माण करता है। जैसे यहाँ पर क्लोराइड का निर्माण किया था, वहाँ पे हाइड्राइड का निर्माण करता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं कि सोडियम जो है यह H2 से अभिक्रिया करके और NaH का निर्माण करता है। क्या है यह, यही इसी का नाम क्या चला, सोडियम हाइड्राइड। क्या है, सोडियम हाइड्राइड का निर्माण करता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं, जैसे दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं। मानते हैं पोटेशियम के बारे में सोचिए, तो H2 तो KH क्या हो गया, यह पोटेशियम हाइड्राइड बना लिया। क्या बना लिया, पोटेशियम हाइड्राइड। यह क्या है, तो पोटेशियम हाइड्राइड बना लिया। अब बैलेंस करने के लिए बैलेंस कर दो, यहाँ पे 2 लगा देंगे, इसको बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगाएंगे, यहाँ पे 2 लगा देंगे, बैलेंस हो गया। ठीक है, लेकिन प्राय सभी धातु हाइड्रोजन से अभिक्रिया नहीं करता है। क्यों नहीं करता है, आप देख रहे हैं यहाँ पे कि हाइड्रोजन के पास क्या है, क्या नहीं है जी, इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की क्षमता नहीं है। दूसरा भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल कैल्शियम के साथ, कैल्शियम भी अभिक्रिया कर लेता है, कैल्शियम हाइड्राइड का निर्माण करता है। इसका नाम क्या है,
धातु की अभिक्रिया। अन्य धातु के लवण के विलयन के साथ अभिक्रिया, मतलब ये क्या कह रहा है, थोड़ा सा इसको समझते हैं। मान लेते हैं चला कोई ऐसा धातु है जो क्या किया है, अम्ल से अभिक्रिया करके पहले लवण बना लिया है, तो धातु लवण बना लिए, धातु लवण बना लिए। अब इसको किसी दूसरे धातु से अभिक्रिया कर देना है, किसे, किसी दूसरे धातु से अभिक्रिया कर देना है, तब यह क्या करता है, ठीक है ना। अब इसको चला कहते हैं क्या करेगा, यह विस्थापन अभिक्रिया करेगा। क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। जैसे किस तरह से विस्थापित करेगा, मान लेते हैं ये क्या करता है, यह धातु जो है इसको क्या हटा देगा और अपना स्थान ग्रहण कर लेगा। तो इसे समझ में नहीं आएगा, लेकिन फिर हम समझाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो यहाँ पे मान लेते हैं कोई धातु ए है और यहाँ पे बी और सी है, यह क्या है, लवण है। एम और सी मानते हैं, मेटल और ठीक है सी है, मेटल फॉल धातु हो गया, धातु का यह लवण है। अब जैसे यह इसको डालते हैं तो यह करता क्या है कि यह अपना स्थान ग्रहण करता है, इसको हटाता है, मतलब क्या बना देगा, ए सी और एम को क्या करता है, बाहर कर देता है। एम सी और ए सी और एम को क्या करता है, बाहर करता है। यह क्यों ऐसा होगा, अगर यह एलिमेंट इससे अधिक अभिक्रियाशील है, क्या करे, यह जो ए है यह क्या करे, एम से अधिक अभिक्रियाशील होगा तभी यह विस्थापन अभिक्रिया कर सकता है, मतलब इस अभिक्रिया को फॉलो कर सकता है। जैसे अब एग्जाम्पल है, समझ लेते हैं इसको। जैसे मान लेते हैं सोडियम डाल दिए हम, ठीक है, सोडियम डाल दिए और CaSO4 यहाँ पे है, ये क्या है, धातु का लवण है। अब यह क्या करेगा, हम लोग जानते हैं कि सोडियम क्या है, अधिक अभिक्रियाशील होता है, किसके अपेक्षा, इस कैल्शियम के अपेक्षा। कैल्शियम से अधिक अभिक्रियाशील कौन है, सोडियम है। अब जैसे इसको डालते हैं तो ये क्या करता है, कैल्शियम को हटाता है, मतलब क्या बना लेगा, Na2SO4 का निर्माण करेगा और प्लस में कैल्शियम को बाहर करेगा। ठीक है, कह रहा है कि कॉपर सल्फेट है चला, तो ये भी तो धातु का लवण है और इसमें क्या कर दिया, आयरन को डाल दिए। अब जैसे आयरन को डाले तो ये क्या करेगा, अभी हम श्रेणी यहाँ पे बनाए थे, देख लीजिएगा श्रेणी में क्या था, सोडियम था, मैग्नीशियम था, आयरन था, जिंक था, इन था जी, उसके बाद कॉपर। तो कॉपर यहाँ पे है और आयरन यहाँ पे, तो कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील कौन है, आयरन है। तो ये क्या करेगा, अपना स्थान यह क्या करेगा, हटाएगा और अपना स्थान ग्रहण करेगा, मतलब FeSO4 Fe2SO4 का होल ट्राइस और प्लस में क्या बना देगा, कॉपर का निर्माण करता है। फेरस सल्फेट का निर्माण होता है और कॉपर यहाँ पे धातु अलग होता है। तो यह क्या है, यह क्या हो गया, अन्य धातु का लवण हो गया, अन्य धातु का क्या हो गया, लवण हो गया। और यहाँ पे क्या है, आयरन है। अब यह आयरन इसको हटाया, क्यों हटाया, क्योंकि कॉपर से क्या है, अधिक यह अभिक्रियाशील है। ठीक, कोई दिक्कत होगा तो बोलिए, समझ में आया कि नहीं, समझ में आ ही गया होगा, आशा और विश्वास है समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं और पुनः मिलते हैं एक अगले टॉपिक के साथ, एक नए टॉपिक के साथ, एक नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए और ध्यानपूर्वक पढ़िए। लेकिन पुनः फिर आपसे हम कहना चाहेंगे कि अगर आप इस परिवार से नए हैं चला, तो इस परिवार में जुड़िए और दूसरों को भी जोड़ने का प्रयास कीजिए। ठीक है, और जुड़ने के लिए हम बतला दे रहे हैं आपको क्या करना है, जील क्लासेस यूट्यूब में सर्च मारना है और मारने के बाद से, या अगर वीडियो आप यह देख रहे हैं तो वहाँ पे सब्सक्रिप्शन बटन आया होगा, रेड कलर से लिखा है, उसको क्या करते हैं, प्रेस कर दीजिए और बगल में बेल आइकन जो दिया हुआ है उस बेल आइकन को क्या करेंगे, प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर देंगे। बहुत ऐसे लोग हैं जो क्या किए, नोटिफिकेशन को ऑन नहीं किए हैं, तो उस नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए, तभी आपके पास जो भी कंटेंट दिया जा रहा है वह कंटेंट आपके पास पहुंचेगा। ठीक है, और उससे आप लाभ ले सकते हैं। चलिए, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस सेशन को देखने के लिए, लाइक शेयर करने के लिए। पुनः मिलते हैं अगले क्लास में एक नए ऊर्जा के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।